जी बस्टिंग बस्टिंग की हम बातें कर रहे हैं। अच्छा, आपके कुछ टेस्ट स्टार्ट हो चुके हैं, उनमें कुछ चैप्टर्स आपके बड़े अच्छी तरह से रिवाइज प्रिपेयर हो सकते हैं अगर आप उन टेस्ट को फॉलो कर लें तो। क्या ख्याल है? उससे क्या होगा, एक कॉन्फिडेंस हमें मिल जाएगा कि 8-10 दिन के अंदर हमने काफ़ी कुछ कैप्चर कर लिया और वो 10 दिनों के बाद फिर हम बाकी जो कमियां बेशियां हैं उनको पकड़ेंगे, क्योंकि रिवीजन टिल एग्ज़ाम हमारी चलनी है। अब इसकी मतलब अगर मैं क्लास छोड़ भी दूँ 31 जनवरी को, सपोज मैंने क्लास छोड़ दी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, टिल एग्ज़ाम रिवीजन ही करनी है ना। क्या ख्याल है? तो रिवीजन आपकी स्टार्ट हो चुकी है आज से। एक चैप्टर आपने आज रिवाइज करके टेस्ट दे दिया, 2 चैप्टर आप कल रिवाइज करके टेस्ट दोगे, एक चैप्टर फिर परसों दोगे। तो इस तरह से कुछ चैप्टर आपके जो अच्छे वाले कवर हैं वो बिल्कुल पक्के हो जाएंगे, कुछ चैप्टर जो है वो कमियां बेशियां रह जाएंगी। तो उससे हमारी एक आइडेंटिफिकेशन हो जाएगी कि अब क्या चीज़ें हमारी 100% पक्की हो गई हैं और किन चीज़ों में कमियां बेशियां रह गई हैं। तो बाद में फिर हम उन कमियों बेशियों को पकड़ेंगे, देखेंगे कि उनमें और क्या हमने चीज़ें रिफाइन करनी है। ठीक हो गया? तो ये टेस्ट बहुत ज़रूरी हैं देने। क्यों? इससे आपके काफ़ी सारे चैप्टर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे, तो वो आपको कॉन्फिडेंस दे जाएंगे कि हाँ इतना हो गया, और फिर डिसाइड हो जाएगा कि पीछे ये चीज़ें रह गई हैं जो आती हैं मुझे लेकिन इतनी अच्छी नहीं आती। तो बाद में फिर उनके ऊपर हम टाइम लगाएंगे ताकि एग्ज़ाम तक हर चीज़ जो है वो अच्छे वे से कवर भी हो जाए, प्रिपेयर भी हो जाए, टेस्ट भी हो जाए, ताकि एग्ज़ाम पेपर में जाते हुए हर चीज़ हमारी 100% कवर होनी चाहिए। ये बात समझ आ रही है? सो टेस्ट को प्लीज़ इग्नोर नहीं करना। टेस्ट देने से काफ़ी चीज़ें हमारी जो है वो पकड़ में आएंगी, उससे सब्जेक्ट का जो एक खौफ है दिमाग के अंदर वो कम हो जाएगा, और आखिरी मंथ में सब्जेक्ट का खौफ जितना कम होगा उतना ही पेपर देने में हेल्प देता है। सो एक क्वेश्चन में मिला बस्टिंग का, और अभी तक हम बजट बनाना सीख चुके हैं। सेल बजट क्या होता है? यूनिट इनटू प्राइस होता है। प्रोडक्शन बजट क्या होता है? सेल अगर हो तो उसमें फिनिश गुड्स को ऐड करने से, क्लोजिंग को, ओपनिंग को माइनस करने से प्रोडक्शन यूनिट्स आ जाते हैं। प्रोडक्शन यूनिट्स अगर हमारे पास हों और हमारे पास मटेरियल यूज़ पर यूनिट हो तो मटेरियल यूजेज निकल आती है। क्या ख्याल है? मटेरियल यूजेज आ गई तो वहाँ से मटेरियल परचेज भी बनाया जा सकता है। कैश बजट कैसे बनाना है वो भी हमने देख लिया। लेबर बजट क्या होता है वो भी हमने बनाना सीख लिया। ओवरहेड बजट क्या होता है वो भी बनाना सीख लिया। और पीछे क्या बच गया? मास्टर बजट, P&L और बैलेंस शीट। तो काम हम तकरीबन सारा बेसिक लेवल का कर चुके हैं। अब इन्हीं चीज़ों के अंदर आगे जो है वो देखना है कि मुश्किल मुश्किल एडजस्टमेंट्स क्या क्या आ सकती हैं। मीन पेपर में क्वेश्चन आएगा तो क्वेश्चन में अगर 7-8 एडजस्टमेंट्स होंगी तो उनमें 2 एडजस्टमेंट जो हैं वो औखी हुआ करेंगी, 2 औखी हुआ करेंगी, 2-3 थोड़ी सी मिडल लेवल की हुआ करेंगी, 1-2 ईजी भी हुआ करेंगी जहाँ से इजी मार्क्स भी आप ले सको। तो हर क्वेश्चन के अंदर अब क्या होगा, 1-2 औखी एडजस्टमेंट हमें मिला करेंगी, 1-2 औखी एडजस्टमेंट मिला करेंगी जो हमारा टाइम भी लेंगी, हमारा दिमाग भी खाएंगी, और उन्हीं से ही आगे हमने आप प्रैक्टिस करते हुए सीखना है कि इन चीज़ों को टैकल कैसे करना है। तो एक क्वेश्चन हमें मिला, करना क्या आपको, प्रिपेयर करना है प्रॉफिट फोरकास्ट स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडिंग 30th November 20X9। क्या करना है हमें? प्रॉफिट फोरकास्ट मीन P&L बजट बनाना है। इन सिंपल वर्ड क्या करना है? P&L बजट बनाना है। कैसे बनता है? सेल माइनस सारी कॉस्ट तो प्रॉफिट निकल आता है। क्या कहना है? सेल माइनस सारी कॉस्ट प्रॉफिट निकल आता है। समटाइम क्वेश्चन के अंदर उसने फॉर्मेट ऑलरेडी आपको दिया होता है कि किस फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपने बनाना है। मार्जिनल हो तो बताया होता है उसने, तो कंट्रीब्यूशन निकाल के उसके बाद बाकी सारी कॉस्ट निकाल देंगे, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट सेल में से निकालेंगे। क्या ख्याल है? अदरवाइज समटाइम उसने क्वेश्चन के अंदर ऑलरेडी पिछड़ा बना के दिया होता है, तो वहाँ से हमें फॉर्मेट मिल जाता है कि हमने कैसे बनाना है। क्वेश्चन में आगे, RS Enterprises is a family concern headed by Mr. Ramesh. It is engaged in manufacturing of a single product but under 2 brand name, i.e. A and B. So
RS एंटरप्राइज की दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट ए है और एक प्रोडक्ट बी है. Brand B is of high quality and over the past many years the company has been charging a 60% higher price as compared to brand A. और brand B high quality brand है, मीन brand B प्रोडक्ट B उसकी हाई क्वालिटी है जिसकी प्राइस एज कम्पेयर टू प्रोडक्ट A जो है वो 60% ज़्यादा है. मीन अगर प्रोडक्ट A की 1 है तो उसकी 1.6 है. ओके. As the company has progressed, Mr. Ramiz has felt the need for better planning and control, and he has compiled the following data pertaining to the year ended November 30th, 20x8. मीन ऑनर क्या करना चाह रहा है, अपने बिजनेस की अच्छी प्लानिंग करने जा रहा है, तो अच्छी प्लानिंग के लिए उसे बजट बनाना है. क्यों? बजट क्या है? फ्यूचर की प्लानिंग. क्या ख्याल है? फ्यूचर की प्लानिंग के लिए बजट बनाने जा रहा है. और पिछला डाटा उसने दे दिया 30 नवंबर 20x8 तक का. हमें बजट बनाना है ईयर एंडेड 30 नवंबर 20x9 का. कब स्टार्ट होगा ईयर? 1 दिसंबर 8 को स्टार्ट होगा और 30 नवंबर 9 को एंड होगा. ठीक हो गया? यहाँ तक अभी हम देखें तुम्हारे पास क्या है जी, दो प्रोडक्ट्स हैं बिजनेस की. अगर हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी साथ बनाते जाएं तो प्रोडक्ट्स जो हैं उसकी एक ए है और एक बी है, और ए की जो प्राइस है वो 1x है और बी की जो प्राइस है वो 1.6x है. तो भी नहीं हमें पता प्राइस क्या है, तो चलो ये है. मीन बी की जो प्राइस है वो ए से 60% ज़्यादा है. तो अगर ए की सपोज 1x है तो बी की क्या है? 1.6x. ओके, आगे चलते हैं. मीन क्वेश्चन पकड़ते ही आपने क्या करना है, पेन उठा के पेज के ऊपर जो चीज़ पड़ी है उसका कोई स्ट्रक्चर शॉर्ट फॉर्म लिख लेनी है. वहाँ से आपका दिमाग जो है वो चलना शुरू हो जाएगा. आपको बार बार पिछले पैराग्राफ में वापस नहीं जाना पड़ेगा, वहाँ पे क्या बात थी. क्या कहला? वर्किंग पेज पे क्या करना है, आपने स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देना. क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, साथ साथ हम बातें जो समराइज निकल रही हैं वो लिख रहे हैं. तो दो प्रोडक्ट हैं, पहले पैराग्राफ में यही पता चला. क्या कहला है? एक ए है एक बी है, और ए की प्राइस से बी की प्राइस 60% हायर है. मीन सपोज अगर इसकी 1x है तो इसकी क्या है? 1.6x है. बाकी अगर प्राइसेस दी होंगी तो देख लेंगे क्या है. ओके जी, सेल है हमारे पास पिछले साल की करंट ईयर की हम बनाने जा रहे हैं नेक्स्ट ईयर 20x9 का. तो हमारे लिए 20x9 एक तरह का करंट हो गया, ये पिछला साल हो गया. सो सेल है हमारे पास, दोनों की इकट्ठी दी हुई है. क्या ख्याल है? दोनों की इकट्ठी दी गई है. ये सेल कैसे निकलती है? यूनिट इंटू प्राइस, यूनिट इंटू प्राइस पर यूनिट, यूनिट इंटू प्राइस पर यूनिट. ओके, अभी हमें ना यूनिट पता है ना हमें प्राइस पता है. उसके बाद प्रोडक्शन कॉस्ट में दी गई है जी, रॉ मटेरियल कॉस्ट दी गई है दोनों की, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दी गई है दोनों की, ओवरहेड दिए गए हैं दोनों के, और आगे उनका टोटल आ गया सारी कॉस्ट का तीनों का. उसके बाद ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, और उसमें से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास प्रॉफिट आ गया. ये 1,004,800 प्रॉफिट ही आ रहा है, क्योंकि जीबी पॉजिटिव है तो उसमें से सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस माइनस किए तो आपके पास प्रॉफिट आ गया. और नीचे उसने बता दिया जी प्रोडक्ट ए के जो यूनिट सोल्ड हैं वो हैं 5400 और प्रोडक्ट बी के 3600 फॉर द ईयर 20x8. क्या ख्याल है? तो हमें देखना पड़ेगा क्या 20x9 में भी इतने ही हैं या इससे कम ज़्यादा हैं. क्या ख्याल है? एग्जिस्टिंग यूनिट्स जो हैं प्रोडक्ट ए के कितने हैं? 5400 और प्रोडक्ट बी के कितने हैं? 3600. ओके, सो ये भी लिख लें. क्या ख्याल है? यूनिट्स सोल्ड कहाँ पे? 2008 में ए के 5400 और बी के 3600. लेबर आवर्स रिक्वायर्ड पर यूनिट 5 and 6, और ए के लिए लेबर आवर्स कितने रिक्वायर हैं पर यूनिट ऑफ ए? 5, और बी के लिए पर यूनिट ऑफ बी कितने? 6. तो इसके नीचे हम थोड़ी सी एक कैलकुलेशन भी कर लें कि ए के लिए अगर 5400 यूनिट बनाने हैं तो उसके लिए कितने आवर्स लगते हैं. तो 5400 इंटू 5 कर लें,
1000 और बी के 36 इंटू 6 कितना 21600 चलें जी आगे चलते हैं। अदर इंफॉर्मेशन इज एज फॉलोज 20% ऑफ बी वाज सोल्ड टू कारपोरेट बायर्स। प्रोडक्ट ए की नहीं बात हो रही, किसकी बात हो रही है? प्रोडक्ट बी की, जिसके कितने यूनिट सेल होते हैं? 3600। So 20% of B was sold to a corporate buyer who was given a discount of 10%. इनको कंपनी 10% डिस्काउंट देती है। The buyer has agreed to double the purchase in 20x9. और उसने कहा 20x8 में जितनी मैं यूनिट लेता था 20x9 में कारपोरेट बायर को उससे डबल यूनिट सेल होंगे। क्या ख्याल है? एंड मिस्टर मीज हैड एग्रीड टू इंक्रीज द डिस्काउंट टू 15% और 20x9 में हम डिस्काउंट 10% जाए कितना देंगे? 15%। ये जो 3600 इसकी बात हो रही शायद ऐसी है। और बात क्या हो रही है कि इसका 20% जो है वो कौन है? कारपोरेट कस्टमर। क्या ख्याल है? इसका 20% है कारपोरेट और 80% फिर कौन हुआ? नॉर्मल कस्टमर या अदर कस्टमर। इसका 20% कितना बनता है? 720 यूनिट्स। और 80% कितना बनता है? 288 यूनिट्स। 2008 की बात हो रही है। 2008 में इनके इतने यूनिट सेल होते हैं। ठीक हो गया? 2008 में इनके इतने यूनिट सेल होते हैं। ये बात होगी किसकी? 2008 की बात हो रही है। और इसको 10% डिस्काउंट पे प्राइस चार्ज होती है। क्या कहला? मीन सेलिंग प्राइस इसकी क्या बनेगी? अगर हमने कहा कि बी की 1.6x है, 1.6x है, तो इसको कितनी चार्ज होती है? 10% डिस्काउंट के साथ मीन 90% चार्ज होती है। वो कितनी बनती है? इज इक्वल टू 1.6x इंटू क्या करेंगे? 90%। तो कितनी आ गई? 1.44x। इसे कोई डिस्काउंट चार्ज नहीं होता, इसे कोई डिस्काउंट चार्ज नहीं होता। इतने ही यूनिट हैं और इसकी सेलिंग प्राइस कितनी बनी? 1.6x। यहाँ तक साथ हैं आप मेरे? क्या कहला? बात मुश्किल तो नहीं है यहाँ तक। सिर्फ हम बातें पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं, बातें पढ़ रहे हैं और लिख रहे हैं। अब पता नहीं आगे क्या होना है। हमें सेल निकालनी है, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस निकालने हैं, फ्यूचर के प्रॉफिट निकलेगा। लेकिन अभी जो बातें मिल रही हैं वो सिर्फ हम लिख रहे हैं। ओके, सो यहाँ तक की बातें हो गई। अब वो कहता है कि डिस्काउंट 15% हो जाएगा 2009 में और सेल जो है कारपोरेट कस्टमर की कितनी हो जाएगी? डबल। तो दिस मीन 2009 के जो सेल यूनिट हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे? 720 इंटू 2 1440 यूनिट्स। क्या ख्याल है? सेल यूनिट। और साथ डिस्काउंट जो है वो कितना हो जाएगा? 15%। 15%। क्या ख्याल है? अभी वो देखना पड़ेगा हमारे पास सेलिंग प्राइस बनती क्या है, उसके बाद 15% डिस्काउंट उसका लगा के हम सेल निकालेंगे। हाँ, यहाँ तक बात समझ आ रही? क्या किया मैंने? पहला पैराग्राफ रीड किया, उसके बाद पॉइंट नंबर 1 जो है वो रीड करके हमने ये एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश किया। ठीक हो गया? आगे चलते हैं जी। नंबर टू दिस मीन हमें प्रोडक्ट ए की ना तो प्राइस पता है, ना ही प्रोडक्ट बी की प्राइस पता है। ए हमने कहा जी 1x है, बी हमने क्या कहा? 1x है। 2008 में 5400 यूनिट सेल हुए हैं। बी हमने कहा जी 3600 यूनिट सेल हुए हैं, जिसमें से 720 इसे सेल हुए हैं, 2280 इसे सेल हुए हैं। क्या ख्याल है? और इसकी प्राइस 1.44x है।
क्यों 10% डिस्काउंट अब अभी दे रहे हैं ना, क्या ख्याल है, और इसकी प्राइस 1.6x है। तो यहाँ से कोई x फाइंड किया जा सकता है, यहाँ से कोई x फाइंड किया जा सकता है, कैसे सर, कैसे? अगर हम 2008 में प्राइस जानने की कोशिश करें तो हमें पता है कि सेल जो है वो इक्वल होती है यूनिट इनटू प्राइस के, यूनिट इनटू प्राइस क्या होती है हमारे पास, सेल। ऐसे एक वर्किंग करने की कोशिश करें, यूनिट प्राइस इज इक्वल टू सेल। प्रोडक्ट है हमारे पास ए और बी, इनफैक्ट बी की आगे दो डिफरेंट टाइप होगी, कारपोरेट कस्टमर के लिए बी और नॉर्मल कस्टमर के लिए बी, क्या कहला, ऐसी है। सो ए है हमारे पास, ए के यूनिट कितने हैं, 5400, उसकी प्राइस कितनी है, एक्स एक्स एक्स। बी कारपोरेट यूनिट कितने हैं, 720, उसकी प्राइस कितनी है, 1.44x, क्या कहला। और दूसरे कौन है, अदर मीन नॉर्मल कस्टमर, वो कितने हैं, 2880, और उनकी प्राइस कितनी है, 1.6x। ऐसे इनको मल्टीप्लाई करें तो सेल है 5400x 720 इंटू 1.44 1036.8x 106 46x। इनको ऐड करें अगर हम, कितना x, कितना x, 11044.8x। हाँ, अभी जो करंटली 2008 का डाटा हमारे पास है उसके अकॉर्डिंगली क्या निकला जी, 1104.8x ये सेल हमारे पास शायद 2008 की सेल उसने क्वेश्चन में दी भी हुई है, वो कितनी दी हुई है, 5522 तो अगर हम इसको उसके इक्वल कर दें तो हमारे पास x आ जाएगा, आ सकता है। हाँ, x मीन प्राइस पर यूनिट, क्या ख्याल है। तो क्या किया हमने, यहाँ पे आगे चला जाओ, 11044.8x इज इक्वल टू व्हाट, 55 what is x, 500 what is x, 500। तो मैं कह सकता हूं a की प्राइस है x, बोले तो 500, a की प्राइस क्या आ गई 500, अगर a की आ गई है, x आ गया है, तो b की भी फाइंड हो सकती है, इसकी भी फाइंड हो सकती है, इसकी भी फाइंड हो सकती है, दोनों की फाइंड हो सकती है। जी सर, हाँ क्या कहूँगा मैं, प्राइस ऑफ a is equal to x is equal to 500, price of b corporate is equal to 1.44x कितनी 720 है, 720 दोबारा चेक कीजिए, 1.44x, x कितना है 500, 720, क्या क्या है, प्राइस ऑफ बी रेगुलर 800, 1.6x 800, क्या क्या है,
करंट 2008 की, 2008 की क्या ख्याल है? तो 2009 की इसकी प्राइस निकाली जा सकती है 15% डिस्काउंट के साथ, सिर्फ कारपोरेट की, सिर्फ कारपोरेट की, बाकियों की नहीं, सिर्फ कारपोरेट की। क्या ख्याल है, निकाली जा सकती? हाँ, कितनी? बल्कि देखा जाए तो ये तो डिस्काउंटेड थी ना, ये तो डिस्काउंट के साथ आई थी। क्या ख्याल है? ये तो 10% डिस्काउंट वाली थी। इसे अगर हम काट दें, इसे अगर हम काट दें तो प्राइस ऑफ बी जो है वो नॉर्मल कितनी है? 800। तो नॉर्मल का 15% डिस्काउंट देते हो आप। क्या ख्याल है? नॉर्मल का 15% आप डिस्काउंट देते हो तो 800 इंटू 0.85 करूँगा, कितनी? 680। ये कहाँ की है? 2009 की, 15% डिस्काउंट के साथ। करंटली देखा जाए तो कितनी है, बल्कि वैसे ही रहने दो, ये कितनी थी? 720। अब हम क्या निकाल रहे हैं? प्राइस ऑफ बी कारपोरेट फॉर 2009। तो 2009 क्या बनी? 800 इंटू 0.85 और वो क्या बनी आपके पास? 680। जी, यहां तक कोई बात अगर समझ आई हो तो सिंपली अभी हमने डाटा पढ़ा है, पहला पैराग्राफ पढ़ा है और वहां से हमने एक स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की। दो प्रोडक्ट हैं, एक की प्राइस दूसरे से 60% ज़्यादा है, तो चलो उसकी x है, उसकी 1.6x है। और फिर हम आगे गए तो उसने यूनिट्स हमें दे दिए 2008 के। फिर थोड़ा हम आगे गए तो उसने कहा जी कि बी जो है उसमें दो तरह के कस्टमर हैं। कारपोरेट को 20% सेल होती है, तो 3600 का 20% इसे सेल होती है और 80% इसे होती है। इसे डिस्काउंट मिलता है, डिस्काउंट मिलता है तो 1.6x तो प्राइस है, दिस मीन इसकी डिस्काउंटेड होगी 1.44x और उसकी पूरी 1.6x। और 2009 में डिस्काउंट ये होगा और सेल डबल हो जाएगी। तो हमने थोड़ी सी कैलकुलेशन करने की कोशिश की कि 2009 में अगर देखा जाए तो बी कारपोरेट इतने यूनिट सेल होंगे। हमें बजट बनाना है 2009 का। 2009 में ए के कितने यूनिट सेल होंगे अभी हमें नहीं पता, बी नॉर्मल कितने यूनिट सेल होंगे ये भी हमें नहीं पता, लेकिन बी कारपोरेट की डिटेल के कितने सेल होंगे? डबल, एग्जिस्टिंग से डबल। क्यों? हम डिस्काउंट 15% ज्यादा देने जा रहे हैं। हमने इसी को यूज किया, यूनिट इनटू प्राइस होती है सेल। तो ए के यूनिट हमारे पास है कितने? 5400 और उसकी प्राइस कितनी है? x। बी कारपोरेट के यूनिट हमारे पास हैं 720 और उसकी प्राइस क्या है? 1.44x। बी अदर के यूनिट हमारे पास हैं और प्राइस क्या है? 1.6x। तो हमने यहाँ से जो है वो क्या निकाल ली? सेल निकाल ली और x हमने फाइंड कर लिया। कैसे? हाँ, ये हमने मिसिंग फिगर के अकॉर्डिंगली मीन बेसिकली अब हम फाइंड क्या करने जा रहे हैं? ये x फाइंड करने जा रहे हैं, मीन सेलिंग प्राइस फाइंड करने जा रहे हैं। मीन सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं थी, सेलिंग प्राइस हमारे पास नहीं थी, तो ये क्या है? सेल इनटू यूनिट, मीन यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस, मीन शायद यूनिट इतने हैं तो हमें प्राइस फाइंड करनी है। यूनिट इतने हैं तो हमें क्या करनी है? प्राइस फाइंड करनी है। तो हमने देखा हमारे पास 2008 की सेल उसने दी हुई है, तो हमने इसको उसके इक्वल किया, तुम्हारे पास प्राइस आ गई कितनी? 500 पर यूनिट, प्राइस पर यूनिट। और हमने लिखा हुआ था 1x, दिस मीन ये क्या है? ये यही 1x है, मीन एक ही प्राइस आ गई। हाँ, एक ही प्राइस आ गई। और जब एक ही आ गई तो बी की क्या है? उसे 60 टाइम्स मोर। क्या ख्याल है? तो वो भी आ गई। और बी कारपोरेट की क्या है? नॉर्मल से 10% डिस्काउंट और 10% डिस्काउंट के साथ कितनी आ गई? 720। हाँ, फ्यूचर की क्या होगी? फ्यूचर की 15% डिस्काउंट होगी, तो 50% डिस्काउंट के साथ इतनी होगी। क्या ख्याल है? यहाँ तक बात समझ आती है? चलो आगे पढ़ो, आगे आ जाए, आगे चलते हैं।
हमें क्या करना है, सेल, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंसेस, ये 5-6 फिगर्स फाइंड करके P&L बनाना है। ठीक हो गया? तो अभी देखते हैं क्या हो रहा है। आगे गई जी, क्या कहता है, आगे गए देखिए क्या कहता है। नंबर टू, in view of better margin in B, Mr. Ramesh has decided to promote its sale at a cost of rupees 250,000. What is promote? प्रमोशन की कॉस्ट, प्रमोशन की कॉस्ट क्या होती है? एडवर्टाइजमेंट मीन ये क्या है, उसने कोई 250,000 की एडवर्टाइजमेंट की, 250,000 की एडवर्टाइजमेंट की, जिसे सेल क्या होगी, प्रोडक्ट बी की प्रमोट होगी। एज ए रिजल्ट इट्स सेल टू कस्टमर अदर देन कारपोरेट कस्टमर, इनकी बात होने जा रही है। अदर देन कारपोरेट कस्टमर मीन इनकी बात होने जा रही है कि इस एडवर्टाइजमेंट का कारपोरेट कस्टमर नहीं, जो बाकी अदर नॉर्मल कस्टमर हैं उनको फायदा होगा। कैसे? एज ए रिजल्ट इट्स सेल टू कस्टमर अदर देन कारपोरेट कस्टमर आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 30%। ये जो सेल है ये इंक्रीज होके कितनी हो जाएगी? 30% और इंक्रीज हो जाएगी। दिस मीन जो 2009 की सेल होगी, इसकी 2009 की सेल यूनिट होंगे, इसके सेल यूनिट वो कितने होंगे? 2880 इंटू 1.3, हाउ मच? 44 यूनिट्स। सो हमें पता चल गया बी की 2009 के यूनिट्स क्या होंगे, इतने बजस्ट्रीट फ्यूचर वाले, और अदर के इतने, दोनों की प्राइस हमारे पास है। क्या ख्याल है? तो अगर ए के भी यूनिट हमें मिल जाएं फ्यूचर के, तो हमारा सेल बजट बन जाएगा, बजट सेल निकल आएंगे P&L की पहली फिगर। ऐसा क्या ख्याल है? 2009 के इसके यूनिट इतने होंगे, इसके यूनिट इतने होंगे। तो अगर हमें ए के भी यूनिट मिल जाएं फ्यूचर के, करंट तो हमारे पास है ना, करंट तो हमारे पास है, फ्यूचर के मिल जाएं, तो तीनों की प्राइस हमारे पास है, तीनों की प्राइस हमारे पास है। क्या ख्याल है? इसकी डिस्काउंट होनी है, बाकियों की तो डिस्काउंट का कोई चक्कर नहीं है ना। क्या ख्याल है? बी नॉर्मल कितने पे बिकेगा? 800 पे। ए कितने पे बिकेगा? 500 पे। क्या ख्याल है? बी कारपोरेट कितने पे बिकेगा? 680 पे। तो अगर ए के यूनिट आ जाएं तो हम बजटेड सेल निकाल सकते हैं फ्यूचर की। क्यों? फ्यूचर के यूनिट 2 के हमें पता चल गए, ए का पता चलाना ज़रूरी है। आगे क्वेश्चन में वापस आगे। सो क्या कह रहा है जी आगे, बड़ी इंपॉर्टेंट बात। हाउएवर द प्रोडक्शन कैपेसिटी इज लिमिटेड, the production capacity is limited. He intends to reduce the productive sale of A if necessary. कि हम क्या करेंगे, अगर डिस्काउंट देंगे कारपोरेट को तो कारपोरेट की सेल ज़्यादा हो जाएगी, मीन बी की सेल ज़्यादा हो जाएगी, लेकिन प्रोडक्शन कैपेसिटी लिमिटेड है। तो अगर बी की सेल ज़्यादा होगी तो क्या कह रहा है कि ए सेक्रीफाइस होगा। अगर बी की प्रोडक्शन यूनिट ज़्यादा होंगे फ्यूचर के तो ए सेक्रीफाइस होगा। ये बात समझ आती है? प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? लिमिटेड है। ओके, आगे चलते हैं। He intends to reduce the production sales of A if necessary. Mr. Ramesh has ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended November 30th, 2008. मीन 2008 में जो प्रोडक्शन हुई है वो टोटल कैपेसिटी का 90% यूटिलाइज हुई है। Whereas the time required to produce 1 unit of B is 20% more than the time required to produce a unit of A. ये क्या बात कर रही है? दोबारा पढ़ने लगा मैं ये 3 लाइनें। However, the production capacity is limited. He intends to reduce the production sales of A if necessary.
Mr. Ramiz has ascertained that 90% capacity was utilized during the year ended November 30th, 20x8, whereas the time required to produce 1 unit of B is more than 20% than time required to produce a unit of A. अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा पहले तो कंपनी की जो कैपेसिटी यूटिलाइज हो रही है वो कितनी हो रही है। कैपेसिटी किन टर्म्स में, कोई आवर्स के टर्म में होगी, यूनिट्स के टर्म में, आवर्स के टर्म में, आवर्स के टर्म में, मशीन आवर्स या लेबर आवर्स, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में अभी तक हमने जो ऊपर डेटा देखा उसमें क्या थे, लेबर आवर्स के अकॉर्डिंगली कैपेसिटी होगी। क्या ख्याल है? यूनिट के अकॉर्डिंगली नहीं, यूनिट तो आप प्रोड्यूस करते हो लेकिन कैपेसिटी क्या है? मैं आपसे पूछूं आपकी कैपेसिटी कितनी है डेली पढ़ने की? आपकी डेली पढ़ने की कैपेसिटी कितनी है? आप क्या कहोगे? 2 घंटे, 5 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, हाँ, या 10 पेजिस, 5 पेजिस? पेजिस हो सकता है, एक पेज को पढ़ने पे 3 घंटे लग जाएं, एक पेज 5 मिनट में हो जाए। तो यूनिट नहीं, कैपेसिटी किस में बताओगे आप? आवर्स में ना। तो कंपनी की कैपेसिटी भी हम किस में देखेंगे? आवर्स में देखेंगे। अगर मशीन है तो मशीन के आवर्स देखेंगे, लेबर है तो लेबर के आवर्स देखेंगे। ये बात समझ आती है? यूनिट की कैपेसिटी नहीं। आपकी कैपेसिटी कितनी है डेली पढ़ने की? 10 पेजिस पढ़ने की, 5 पेजिस पढ़ने की, हाँ, एक पूरी बुक पढ़ने की नहीं। आवर्स, आवर्स, इतने आवर्स, उस आवर्स में डिपेंड करता है कितने पेजिस हो सकते हैं। क्यों पेजिस वेरे करते हैं? एक क्वेश्चन हो सकता है 4 घंटे लेगा, एक क्वेश्चन हो सकता है 5 मिनट लेगा। क्या ख्याल है? तो आप ये नहीं कह सकते कितने पेजिस या इतने क्वेश्चन की मेरी कैपेसिटी है, नहीं, इतने आवर्स की कैपेसिटी है। तो इधर भी हम क्या लेंगे? आवर्स, आवर्स। ठीक हो गया। और आवर्स की कैपेसिटी शायद कैलकुलेट करने के लिए उसने हमें डाटा दिया हुआ है। आवर की कैपेसिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें डेटा दिया हुआ है। ऊपर देखिएगा, यूनिट ए के इतने और पर यूनिट आवर्स इतने लगते हैं, यूनिट पर बी के इतने यूनिट और पर यूनिट आवर इतने लगते हैं। क्या ख्याल है? तो यहाँ से हम शायद कुछ कैलकुलेशन कर सकते हैं। देखिएगा ज़रा क्या करने लगे हम। कितनी कैपेसिटी है कंपनी की? मैक्सिमम 100%। करंट कितनी यूटिलाइज हो रही है? 90%। सो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन हमने पहले तो जी डिफाइन कर लिया कि कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है वो डिपेंड कर रही है किस चीज़ के ऊपर? आवर्स के ऊपर। और करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 90%। ठीक हो गया। करंट कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कितनी है? 90%। प्रोडक्ट ए को अगर देखा जाए तो प्रोडक्ट ए के कितने यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं? 5400 पर यूनिट। कितने आवर्स लग रहे हैं? 5 लग रहे हैं। तो प्लीज़ मुझे अमाउंट दीजिएगा। 27,000 आपने कैलकुलेट की हुई है। प्रोडक्ट बी के 3600 यूनिट प्रोड्यूस हो रहे हैं, 6 आवर्स लग रहे हैं, तो 21600। तो टोटल कितने? 48,600। और ये 48,600 किसके इक्वल है? 90% यूटिलाइजेशन के इक्वल है। तो आप 100% कैपेसिटी निकाल सकते हो। हाँ, मीन अवेलेबल कैपेसिटी है कितनी? अवेलेबल कैपेसिटी है कितनी? तो अगर 48,690 है तो हमने 100 पे जाना है। कितना? 54,000 आवर्स कंपनी की कैपेसिटी है अवेलेबल। 54,000 आवर्स कंपनी की कैपेसिटी है अवेलेबल। क्या ख्याल है? आपकी पहली प्रेफरेंस प्रोडक्ट बी बनाना है, पहली प्रेफरेंस प्रोडक्ट ए बनाना है? बी 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 बी। कितने उसके यूनिट्स आपने बनाने हैं फ्यूचर में? इतने और इतने। क्या ख्याल है? फ्यूचर में आपने कितने यूनिट्स बी के बनाने हैं? 1440 प्लस 3744। तो क्या हम बात करेंगे? कैपेसिटी रिक्वायर्ड फॉर बी। कितने यूनिट्स?
1440 प्लस 3744 कितने? नहीं नहीं नहीं, ये तो यूनिट आ गए ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक यूनिट के लिए कितने आवर्स रिक्वायर हैं, बी के लिए कितने आवर्स रिक्वायर हैं, बी के लिए कितने आवर्स रिक्वायर हैं, 6 आवर्स रिक्वायर हैं, 6 आवर्स रिक्वायर हैं। क्या ख्याल है? 6 आवर्स रिक्वायर हैं, इंटू 6 करेंगे तो आप फिगर बताइएगा। 3 एक मिनट ठहरेगा। 90% capacity was utilized during the year ended 30th November 20x8, whereas the time required to produce 1 unit of B is 20% more than the time required to produce a unit of A. 20% more भी चाहिए उसे। 5 को 1/2 से करेंगे तो 6 है। 20% more ये। ये 5 घंटे ले रहा है, वो 6 घंटे ले रहा है। हाँ तो वो तो 20% more तो वो तो ऑलरेडी है। ए अगर 5 घंटे लेता है तो बी कितने ले रहा है? बी कितने ले रहा है? 6 ले रहा है। तो 5 का 20% अगर देखें तो कितना बना? 6 ही बना। तो ऑलरेडी है इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड, और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से। क्या ख्याल है? मीन वो करंट उसने बता दी बात। जिस मीन हमारे पास अवेलेबल कैपेसिटी इतनी है मैक्सिमम, तो आपके पास जो कैपेसिटी बच गई है वो किसके लिए बची है? ए के लिए। क्या ख्याल है? ए के लिए। आवर्स अवेलेबल फॉर ए कितने? 22 आवर्स। इन दोनों को ऐड करके आपने क्या निकाला है? इन दोनों को ऐड करके क्या निकाला है? 5184। इन इतने यूनिट्स प्रोडक्ट बी के बनने हैं टोटल, इन टोटल। ठीक हो गया? प्रोडक्ट बी के इतने यूनिट्स इन टोटल बनने हैं। क्या ख्याल है? उस पर हमने एक यूनिट के लिए कितने 6 आवर्स लगते हैं, तो वो हमने सेपरेट कर लिए। क्यों? फ्यूचर की हमें इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं, बी के 2009 के इतने यूनिट प्रोड्यूस करने हैं। तो अब ये आवर्स बच गए, किसके लिए हैं? ये ए के लिए हैं। तो ए के यूनिट कितने बन सकते हैं ये आप निकाल सकते हो। एक यूनिट एक पे कितने आवर्स लगते हैं एक यूनिट बनाने पे? 5। तो क्या करोगे? इसको डिवाइड बाय 5 कर लोगे, तो आपके पास क्या आ जाएंगे? 4579। ये क्या है? यूनिट्स प्रोडक्ट ए के। देखिएगा, दोबारा सुनिएगा। उसने कहा कि कंपनी की करंटली 90% कैपेसिटी यूटिलाइज होती है, और 90% कैपेसिटी यूटिलाइज करके कितने यूनिट्स आप बना के सेल कर रहे हो? ए के 5400 और बी के 3600। ए पे इतने आवर्स लगते हैं, बी पे इतने लगते हैं। दिस मीन अभी आप कितने आवर्स यूज कर रहे हो? तो 48600 यूज कर रहे हो, और ये किसके इक्वल हैं? 90%। तो दिस मीन कंपनी के पास अवेलेबल कैपेसिटी टोटल है कितनी? ये क्या है? टोटल अवेलेबल कैपेसिटी। तो टोटल अवेलेबल कैपेसिटी है 54,000 आवर्स। अब फ्यूचर में हमने बी की प्रेफरेंस पहले है, तो बी के कितने यूनिट बनाने हैं? तो इतने यूनिट बनाने हैं, और एक यूनिट बनाने पे कितना लगता है? 6 आवर्स लगते हैं। तो दिस मीन बी के लिए हमें इतने आवर्स पहले चाहिए। तो ए के लिए आउट ऑफ टोटल कैपेसिटी कितने आवर्स बचेंगे? इतने। और ए का एक यूनिट बनाने पे कितने आवर्स लगते हैं? 5। तो ए के यूनिट कितने मैक्सिमम बन सकेंगे? इतने। लिमिट लगा के, लिमिट के अकॉर्डिंगली ए के यूनिट कितने बन सकेंगे? 4579। तो प्लीज मुझे सेल बजट बना दो। प्लीज मुझे सेल बजट बना दो। यूनिट आपके पास आ गए तीनों के, रेट आपके पास आ गए तीनों के।
2009 के रेट, 2009 का सेल बजट, बजटेड सेल हम बनाने जा रहे हैं। लगता है पहले क्वेश्चन किया हुआ ये। यस सर। सो प्रोडक्ट ए है हमारे पास, जिसके हमें यूनिट बनाने हैं 4, 5, 7, 9 और प्राइस कितनी है 500। प्रोडक्ट बी है हमारे पास, जिसके हमें कारपोरेट के लिए यूनिट बनाने हैं 1440 और कारपोरेट के लिए प्राइस है आफ्टर डिस्काउंट 680। और प्रोडक्ट बी के नॉर्मल के लिए हमें यूनिट्स बनाने हैं 3744 और प्राइस है नॉर्मल के लिए 800। तो तीनों फिगर्स दे के ज़रा प्लीज़ मुझे ये फाइनल फिगर दे दें। सिक्स टू सिक्स थ्री 900। अब ऊपर वाली तीनों फिगर्स भी दें। 2289 500 979 200 299 5200। जी अभी तक पहले 3 पॉइंट, एक पहला पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और फिर तीसरा पैराग्राफ, और वहाँ से ऑटोमेटिकली हमारा क्या बन गया सेल बजट। क्यों, जब यूनिट आ गए, प्राइस पर यूनिट आ गई फ्यूचर की, तो सेल बना देते हैं। अब आगे चलें, आगे चलें। ओके सर ये लिमिटेड प्रोडक्शन कैपेसिटी दी हुई है, तो मतलब हम ये क्यों रिज्यूम करें कि अभी जो करंट हमारी 90% कैपेसिटी जा रही है यही लिमिटेड है। उसने कहा कि आपके पास कुछ आवर्स लिमिटेड हैं, मीन मैक्सिमम आवर्स आपके पास लिमिटेड हैं। अगर आप बी की कैपेसिटी इंक्रीज करने जा रहे हो तो आवर्स और आपको नहीं मिल सकते, ठीक है, लेबर आपको और नहीं मिल सकती, जो इतनी है उतनी ही है। वो कितनी है वो हमने देखा जी, इतनी है, ठीक हो गया। तो अगर बी की आप यूनिट इंक्रीज करने जा रहे हो, क्यों, कारपोरेट कस्टमर ने कहा मैं सेल डबल करूंगा, क्या कहला है, 7 प्रमोशन की वजह से 30% सेल इधर भी इंक्रीज होनी है, तो आपको फिर ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मीन बी के आपको इतने इतने बनाने ही हैं फ्यूचर में, ए को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। बी के क्यों बनाने हैं, क्यों, उधर मार्जिन ज़्यादा है, उसकी प्राइस ज़्यादा है, क्या ख्याल है। तो ए के कितने यूनिट बनेंगे इस लिमिटेड कैपेसिटी के अंदर, वो हमने निकाल लिए, और जब यूनिट आ गए तो फिर बजट भी हमारा बन गया जी। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ तक बात क्लियर है, कोई इशू तो नहीं है। ये ओके एडजस्टमेंट थी इस क्वेश्चन में, बाकी आगे कुछ भी नहीं है, यही एक ओके एडजस्टमेंट थी। ये जो है, ये देखो ना, ए की आपके पास प्राइस आ गई कितनी, इतनी, बी की नॉर्मल के लिए इतनी, और कारपोरेट को 15% डिस्काउंट के साथ इतनी, ठीक हो गया। ये बड़ा पुराना क्वेश्चन है, 2008 का क्वेश्चन है, और 2020 ऑटम में भी एग्जामिनर ने सेम इसी तरह की एडजस्टमेंट क्वेश्चन में डाल के क्वेश्चन पूछा, और स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी मुश्किल था वो क्वेश्चन। हम प्रैक्टिस कर रहे हैं ताकि हमें पूछे तो हम कर लेंगे जी। रिक्वायरमेंट 3 2.4 kg of same raw material is used for both brands. 2.4 kg of the same raw material is used for both brands, but the process of manufacturing B is slightly complex and 10% of raw material is wasted in the process. क्या कह रहा है, 2.4 kg of the same raw material is used for both brands. used mean currently raw material कितना यूज हुआ है, 2.4 kg per unit, क्या कह रहा है,
ए के लिए भी और बी के लिए भी। ठीक हो गया। बट द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बी इज स्लाइटली कॉम्प्लेक्स, मीन बड़ा औखा सी बनती है प्रोडक्ट बी, एंड 10% ऑफ ऑल रॉ मटेरियल इज वेस्टेड इन द प्रोसेस, और बी बनाने में 10% रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है। 10% रॉ मटेरियल वेस्ट हो जाता है। दिस मीन आप बी बनाने के लिए रॉ मटेरियल इससे 10% ज़्यादा प्रोवाइड करते हो, जो ये वेस्ट हो जाता है। मीन फ्यूचर की अगर हमारी मटेरियल की जो रिक्वायरमेंट है वो इससे ज़्यादा चाहिए होगी, वो इससे ज़्यादा चाहिए होगी। क्या कहना है? ओके। वेस्टेज इन प्रोसेसिंग ए इज़ 4%, और ए कितने परसेंट वेस्ट होता है? 4%। हाँ, वेस्ट होता है इतना। मीन यहाँ से शायद कोई मटेरियल यूजेज निकाली जा सकती, मटेरियल यूजेज निकाली जा सकती। ये इनपुट है, इनपुट है। मीन आप जो रॉ मटेरियल की कॉस्ट है, यूनिट्स बनाने में रॉ मटेरियल यूज़ होता है, कितना यूज़ हो रहा है? 2.4 kg पर यूनिट। ठीक हो गया, 2.4 kg पर यूनिट। लॉस के बाद इतना यूज़ हो रहा है। दिस मीन आप इससे ज़्यादा मटेरियल देते हो और वेस्ट होने के बाद इतना यूज़ होता है, वेस्ट होने के बाद इतना यूज़ होता है। लेकिन ए के लिए जो वेस्ट होता है वो 4% है, बी के लिए जो वेस्ट है वो कितना है? 10%। तो हम देख सकते हैं कि ए में कितने केजी मटेरियल जो है वो प्रोवाइड किया जाता है। क्या कहला है? देखिएगा ज़रा मटेरियल की, मटेरियल इधर देखिएगा प्लीज़। मटेरियल ए है और बी है, ए है और बी है। पर यूनिट कितना केजी यूज़ हो रहा है मटेरियल पर यूनिट? 2.4 और 2.4 सेम सेम। लेकिन ए बनाने में जो आपका लॉस होता है वो कितने परसेंट होता है? 4%। 4%। दिस मीन ये 90% है कि 96% है? 96% है, ये 96% है। क्या ख्याल है? तो हमें देखना है 100% क्या है जो ए के लिए मटेरियल ख़रीदा जाता है और दिया जाता है। क्या ख्याल है? तो क्या करेंगे हम? 2.4 को डिवाइडेड बाय 96 इंटू 100 कर देंगे, तुम्हारे पास आ जाएगा 2.5 kg पर यूनिट। बी के लिए 10% वेस्ट होता है, तो इसको डिवाइड बाय क्या करेंगे? 90 इंटू 100, तो ये कितना आ जाएगा? 2.667 kg। मतलब क्या हुआ? ठीक है, ए बनाने में 2.4 kg लग रहा है, बी बनाने में 2.4 kg लग रहा है, लेकिन इनको प्रोवाइड तो ज़्यादा किया जाता है ना। ए बनाने के लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है? 2.5 kg प्रोवाइड किया जाता है। बी बनाने के लिए कितना प्रोवाइड किया जाता है? 2.667 प्रोवाइड किया जाता है। मीन ये क्या है? मटेरियल की रिक्वायरमेंट है। मीन इतना मटेरियल एक प्रोडक्ट के लिए कंपनी क्या करती होगी? बाय करती होगी, और बाय करके देती होगी। आगे लॉस होने के बाद, वेस्ट होने के बाद इतना इतना एक प्रोडक्ट में लग रहा है। दिस मीन फ्यूचर का अगर हम बजट बनाने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट ए के लिए हमें कितना मटेरियल पर यूनिट रिक्वायर होगा? 2.5 kg, ताकि लॉस के बाद 2.4 उसमें लग जाए। और बी के लिए कितना रिक्वायर होगा पर यूनिट? 2.667 kg, ताकि लॉस होने के बाद 2.4 kg उसमें लग जाए। यहाँ तक बात समझ आती है? क्या ख्याल है? यहाँ तक बात समझ आती है? यूनिट्स हमारे पास हैं, तो हम ये भी देख सकते हैं कि टोटल हमें कितने केजी चाहिए। ये भी देख सकते हैं कि टोटल हमें कितने केजी चाहिए। क्या ख्याल है? चाहिए या लग रहा है? क्या ख्याल है? अभी तो लग रहा है, इतना लग रहा है। दिस मीन इतना हमें चाहिए भी होगा, इतना हमें चाहिए भी होगा। दिस मीन कंपनी जो बाय करती है करंटली, कंपनी जो करंटली बाय करती है ए के लिए पर यूनिट इतने केजी बाय करती है,
बी के लिए पर यूनिट इतने केजी बाय करती है। हाँ, वेस्ट होने के बाद प्रोडक्ट के अंदर इतना ही यूज हो रहा है, लेकिन कंपनी जो बाय कर रही है वो बाय कर रही है ए के लिए कितना, इतना पर यूनिट, और बी के लिए इतना पर यूनिट। ठीक हो गया। अब देखते हैं फ्यूचर में भी हमें क्या यही चाहिए या कोई चेंज तो नहीं चाहिए, देखते हैं आगे कोई इंफॉर्मेशन और है। कहता द प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल हैज रिमेन्ड द सेम फॉर द पास्ट मैनी ईयर्स। प्राइस उसने कहा जी पिछले कई सालों से सेम ही है। However, the supplier has indicated that the price will be increased by 10% with effect from 1st March 20X9। पूरे साल के लिए नहीं, 1 मार्च 20X9 से प्राइस 10% इंक्रीज होगी। तो प्राइस है कितनी पहले वो फाइंड करना पड़ेगी। मीन 2008 की हमें प्राइस फाइंड करना पड़ेगी। तो पहले हमें देखना पड़ेगा कि 2008 में उसने कितना रॉ मटेरियल परचेज किए हैं यूनिट, और उनकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है। उनकी कॉस्ट हमारे पास गिवन है, कॉस्ट हमारे पास गिवन है, तो प्राइस पर यूनिट आ जाएगी। क्या ख्याल है? तो दिस मीन एक यूनिट के लिए ए के लिए इतना चाहिए। 2008 में यूनिट ए के प्रोड्यूस कितने हुए हैं? 5400। बी के कितने प्रोड्यूस हुए हैं? 3600। सोल्ड हुए हैं। कोई फिनिश गुड्स का ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। दिस मीन जितने प्रोड्यूस हुए उतने सेल भी हुए हैं। क्या ख्याल है? जितने प्रोड्यूस हुए उतने सेल भी हुए हैं। क्यों? ओपनिंग क्लोजिंग फिनिश गुड नहीं है क्वेश्चन के अंदर। जी कितनी है मुझे वैल्यू बताइएगा। 13500 और ये 9601.2 9601.2 9601.2 kg 0.2 kg। क्या ख्याल है? इसको अगर थोड़ा सा राउंडिंग में जाओ तो ये सीधा सीधा 9600 kg बन जाएगा। हाँ नहीं kg मीन प्रोडक्ट ए बनाने के लिए पिछले साल इतने kg रॉ मटेरियल बाय किया गया, और प्रोडक्ट बी के इतने यूनिट बनाने के लिए इतने kg रॉ मटेरियल बाय किया गया। इन दोनों को अगर हम ऐड कर लें और जो हमारे पास कॉस्ट दी गई है उसके साथ कंपेयर कर लें, तो हमारे पास जो है वो आ जाएगी क्या, प्राइस पर केजी 2008 की, प्राइस पर केजी 2008 की निकाली जा सकती। इन दोनों को ऐड कीजिएगा जरा। 23100 और हमारे पास कॉस्ट दी गई है, वो कितनी दी गई है? कॉस्ट 23000 डिवाइडेड बाय, अगर हम ये कर दें यूनिट्स केजी 23100 केजी, तो 100 पर केजी। ये क्या थे? केजीस। क्या ख्याल है? यहाँ तक बात समझ आती है? 100 पर केजी है, 100 पर केजी है। तो फ्यूचर की मुझे ज़रा मटेरियल कॉस्ट निकाल के दे देंगे प्लीज़। फ्यूचर की मटेरियल कॉस्ट निकाल के दे देंगे। प्रोडक्ट ए के लिए हमें जो है वो कितने केजी चाहिए होगा, प्रोडक्ट बी के लिए कितने केजी चाहिए होगा। दिस मीन मार्च तक जो प्राइस चलेगी वो चलेगी 100 पर केजी। मार्च से ऊपर जो है वो प्राइस चेंज होगी और कितनी हो जाएगी? 110 पर केजी। तो पहले तब हमें फ्यूचर की केजी रिक्वायरमेंट निकालना पड़ेगी ना, कि हमें केजी चाहिए कितने। क्या ख्याल है? फ्यूचर की हमें केजी रिक्वायरमेंट निकालना पड़ेगी कि हमें केजी चाहिए कितने। उसके बाद हम देखेंगे जी टोटल कॉस्ट आएगी कितनी। हाँ सो 2009 की मैं बात करने जा रहा हूँ। ए और बी, ए के लिए हमें 2.5 kg जो है वो चाहिए पर यूनिट, और इसके लिए 2.6667 kg चाहिए। ए के हमें यूनिट टोटल बनाने कितने हैं?
4579 और बी के कितने बनाने हैं 5184 मीन यूनिट्स। तुम्हारे पास रिक्वायर्ड आ जाएगा कितना 7.5 और 13826 दिस मीन हमें 2009 का जो मटेरियल चाहिए वो इतना चाहिए। इन दोनों को ऐड करके मुझे बताइएगा कितना चाहिए। 25273.5 इतने केजी हमें फ्यूचर के लिए चाहिए। अब हम निकालने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट। क्यों पीएनएल में हमें क्या चाहिए कॉस्ट, और कॉस्ट उसने कहा जी कि कब से इंक्रीज होगी 10%। 1 मार्च से। हमारा ईयर एंड क्या है 30 नवंबर। स्टार्ट कब हुआ होगा 1 दिसंबर को। दिसंबर जनवरी फरवरी पहले 3 माह की जो प्राइस है वो 100 रहेगी और अगले 9 मंथ्स की 110 हो जाएगी। तो इसको आप यूं ले आओ फर्स्ट 3 मंथ्स के लिए क्या करेंगे इसको इंटू 3/12 करेंगे। तो आपको मुझे अमाउंट बताना होगी कितनी बनेगी 618। उसको इंटू 100 करेंगे। क्या ख्याल है तुम्हारे पास आ जाएगी अमाउंट कितनी 1800 और इसको इंटू 9/12 करेंगे तो आएगी हमारे पास कितने केजी 18955। उसको हम 110 करेंगे। क्या करें 10% इंक्रीज के साथ 2085064। इन दोनों को ऐड कर दो तुम्हारे पास क्या आ गया मटेरियल की बजटेड कॉस्ट आ गई। क्या ख्याल है बजटेड मटेरियल कॉस्ट कितनी 63180 प्लस 2085064 अमाउंट दीजिएगा 2716864। चेक कर लें दोबारा चेक कर लें। बाकी किसी और ने कैलकुलेट किया तो वो भी मुझे बता दे। 2716864 कौन सा 5050 50 है। मतलब आप ये कहते हो 850 है। चलिए 850 कर लो यार। ऐसे हमने अलग अलग निकाला करना। हमने वो देख लिया ना पहले 3 माह प्राइस ये चलेगी। क्या ख्याल है ये क्या है प्राइस और अगले 9 माह प्राइस ये चलनी है। तो इसलिए हमने 3 माह में कितनी रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट कर ली, 9 माह की कितनी रिक्वायरमेंट है वो सेपरेट कर ली। टोटल हमें इतना चाहिए। नहीं सर ये 5050 चलो छोड़ 14 रुपये ले लेना बाद में मुझसे ले लेना 14 रुपये मुझसे ले लेना प्लीज़। ये हमने पीएनएल में ये लेके जाना है। पीएनएल में टोटल मटेरियल उधर देखो ना उसने ए बी का इकट्ठा लिखा तो हमने भी इकट्ठा लेके जाना है। वो कितना बना इतना। सो बजटीज सेल हमारे पास आ गई और बजटीज मटेरियल हमारे पास आ गया। बाकी और क्या रह गया लेबर ओवरहेड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमारा बजट बनने जा रहा है। अब नेक्स्ट चलें आगे लेबर में। क्या ख्याल है लेबर में जाना चाहिए अब जी। नेक्स्ट नोट नंबर 5 पहले 4 हो गए। नोट नंबर 5 डायरेक्ट लेबर पर आवर इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 15%। डायरेक्ट लेबर पर आवर मीन रेट इंक्रीज होगा कितने से 15% से। तो पहले रेट हमें निकालना पड़ेगा करंट है क्या
निकालें ज़रा। जैसे हमने ये मटीरियल का रेट निकाला था, जैसे हमने मटीरियल का ये रेट 100 पर केजी निकाला था, तो लेबर का भी रेट आप निकालें पर आवर कितना है करंट 2008 का। फिर देखेंगे 2009 में हमें कितनी लेबर चाहिए और रेट को 15% से इंक्रीज़ करना है। हाँ, 16 से एग्जिस्टिंग लेबर हम कितनी पे कर रहे हैं कॉस्ट ना, कॉस्ट 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 मुझे बताइएगा P&L से। 7,600 कितने आवर्स के अगेंस्ट एग्जिस्टिंग आवर्स, वो कैसे निकालेंगे? 5400 यूनिट पे लग रहे हैं कितने आवर्स? 5 प्लस 3600 यूनिट्स पे लग रहे हैं कितने? 6 आवर्स। तो टोटल आवर्स आपके पास आ गए कितने? 48600। तो पर आवर कितना बना? 16। तब 2007 की हमने निकालनी है। क्या कह रहा है? 2007 की 2009 की हमने निकालनी है, तो आवर्स हमारे पास हैं। क्या कह रहा है? 2007 के यूनिट हमारे पास हैं, आवर्स हमारे पास हैं, तो हम देख सकते हैं कितना लगेगा। क्या कह रहा है? कितने कितने? शायद हमने आवर्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं 2000 नहीं, हमने सिर्फ बी के निकाले हैं कि ए के भी निकाले हैं? ए के भी निकाले हैं, ए के भी निकाले हैं। इधर देखिएगा ज़रा, बजटेड लेबर कॉस्ट कितने यूनिट हमें ए के बनाने हैं? ए के हमें बनाने हैं 5184 नहीं 4579, और उसके लिए कितने हमें चाहिए होते हैं? 5। क्या ख्याल है? और प्लस बी के हमें कितने बनाने हैं? 5184, और उसके लिए कितने चाहिए होते हैं? 6। तो इनटू हम कर देंगे प्राइस। प्राइस करंटली कितनी है? 16, और फ्यूचर की कितनी इंक्रीज़ हो रही है? 1.5। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देंगे 16 इंटू 1.15। तो मुझे ज़रा बता दें फिगर। 993600 993600, ये हमारी लेबर कॉस्ट भी आ गई। 54,000 डायरेक्ट ले जाएं, ये भी बात ठीक है कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 54,000 निकाले हुए हैं, उस पर अप्लाई कर लें। क्या ख्याल है? फिर भी ये अमाउंट आनी चाहिए जी। आगे चले। अगर देखें हम P&L को, तो सेल हमने निकाल ली, मटेरियल हमने निकाल लिया, लेबर हमने निकाल ली, तो पीछे क्या बच गए? ओवरहेड्स, और उसके बाद सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसके बाद हमारा बजट तैयार है। ऐसे ही है। चले नेक्स्ट। 40% ऑफ प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर फिक्स्ड। ओके, करंट दिए कितने गए हैं? 630,000। इसका 40% फिक्स हैं, तो बाकी वेरिएबल होंगे। दे आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 5%। कौन से? फिक्स्ड वाले 5% से फ्यूचर में इंक्रीज होके आएंगे। हाँ, ओवरहेड्स एग्जिस्टिंग ओवरहेड्स कितने हैं? 630,000। इसका फिक्स्ड कितने हैं? फिक्स्ड ओवरहेड कितने हैं? 40%। वो कितना बनता है? 252,000। ये माइनस किया, तुम्हारे पास क्या आ गई? वेरिएबल ओवरहेड्स 378,000। और फिक्स्ड उसने कहा जी 5% से इंक्रीज होंगे, 5% से इंक्रीज होंगे, मीन इंटू 1.05 कर देंगे। 264600। ये क्या है? बजटेड फिक्स्ड
ओवरहेड्स। अब हमें वेरिएबल की कहानी देखनी है और वो निकालने हैं। ये बात समझ आई? चलो आगे, वेरिएबल की कहानी सुनिएगा। Variable overheads per unit of B are twice the variable overheads per unit of A. मीन B के जो वेरिएबल ओवरहेड्स हैं वो A से डबल हैं कितने नहीं पता, A से डबल है 1x 2x। ओके, for 20x9 the effect of inflation on variable overhead is estimated at 10%। और इन्फ्लेशन भी है कितना, 10%। क्या करेंगे हम? हमारे पास शायद कोई कॉस्ट दी गई है 378,000। क्या ख्याल है? टोटल कॉस्ट ही दी गई है, क्या ख्याल है? तो ए के जो हैं वो 1 हैं, तो बी के कितने हैं, डबल हैं। तो हमें कोई पर यूनिट वेरिएबल पहले निकालना पड़ेंगे, ओवरहेड क्या है, क्या ख्याल है? पर यूनिट वेरिएबल निकालना पड़ेंगे, ओवरहेड कितने हैं, कैसे निकालेंगे? एग्जिस्टिंग की अगर हम बात करें, 378 का ए के लिए क्या है 1x और बी के लिए क्या है 2x। ए को अगर देखा जाए तो ए के यूनिट्स कितने, ए के यूनिट हम कितने बना रहे हैं करंटली 5400। बी के कितने बना रहे हैं 3600। ये बन जाएगा कितना 5400x और ये बन जाएगा 3600x। क्या ख्याल है? ये टोटल वेरिएबल की कॉस्ट आ रही है, तो पर यूनिट हम वेरिएबल ओवरहेड निकालने जा रहे हैं ताकि हम नेक्स्ट जो हमारे साल के उन पे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कॉस्ट आ जाएगी। क्या ख्याल है? हाँ, बी की ट्वाइस 2x सॉरी, ये कितना हो जाएगा 7200x। अगर हम डायरेक्ट इस पे लगा दें इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट लगा दें तो ये ए और बी के कंबाइन ही जाने हैं बजट में, तो इनको डिवाइडेड मतलब ये क्यों कर रहे हैं सेपरेट? ए और बी के कंबाइन ही जाने बजट में नहीं, हमने जब कॉस्ट निकालनी है तो हमने ए का और बी का डबल चार्ज करना है रेट। तो सर वो ऑलरेडी नहीं एक अगेंस्ट डबल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो डबल नहीं, ए के यूनिट डिफरेंट है, बी के यूनिट डिफरेंट है 2009 के लिए। मतलब यहाँ से देखिएगा आप, प्राइस जो है वो ए से बी की डबल निकलनी है, प्राइस बी की क्या निकलनी है, पर यूनिट डबल निकलनी है ए की बजाय। क्या ख्याल है? तो इसको अगर हम ऐड करें तो क्या बन गया 5400 x प्लस 7200 x इज इक्वल टू 378,000। x निकल सकता है यहाँ से, x निकल सकता है यहाँ से, ज़रा निकालिएगा कितना बनता है 30। ये क्या है पर यूनिट, 30 क्या है पर यूनिट। सो x इक्वल टू 378,000 पर यूनिट। मीन ये x कितना है 30। ए क्या वेरिएबल ओवरहेड कितना है 30, तो बी का कितना होगा 60। क्या ख्याल है? ये हो गया करंट 2000 ए का। क्या ख्याल है? वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट फॉर ए कितना है 30। तो 2008 के लिए वेरिएबल ओवरहेड फॉर ए जो है वो कितना निकला 30 और फॉर बी जो है वो कितना निकला 60। 60 कैसे निकला 30 इंटू 2 मीन 2x। अब हमने निकालना है कहाँ का 20x9 का, 20x9 का निकालना है। और उसने क्या कहा कितने % इंक्रीज़ होगा 10% इंक्रीज़ होगा। तो ए का भी 10% इंक्रीज़ होगा, बी का भी 10% इंक्रीज़ होगा। तो हम क्या निकालने जा रहे हैं बजटेड वेरिएबल ओवरहेड्स। एक हाँ यहाँ से देखिएगा x 30 पर यूनिट
30 पर यूनिट। क्या ख्याल है? तो x 30 आ गया, मीन a का कितना है 30 पर यूनिट, तो b का क्या है 2x, मीन उसे डबल मीन 60 पर यूनिट। हाँ, करंट 2008 का, तो अगर ये 2008 का पर यूनिट निकल आया तो हम 2009 का निकाल सकते हैं। ए के हमें कितने यूनिट बनाने हैं 4579, उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे क्या 30 इंटू 1.10, कितनी 15107। बी के हमने कितने यूनिट बनाने हैं 5184, और उस पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 इंटू 1.1, 342144, तो टोटल बताइएगा 3251, 493251। ये क्या है? बजटेड वेरिएबल ओवरहेड, बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड। पीछे क्या बच गया? पीछे क्या बच गया? सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस एक्सक्लूडिंग द कॉस्ट ऑफ प्रमोशन कैंपेन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10%। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस दिए गए, इसमें क्या प्रमोशन की कॉस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है? 800,000 के अंदर क्या प्रमोशन की कॉस्ट इंक्लूडेड है या नहीं है? नहीं, वो तो हम आगे करके सेल इंक्रीज करेंगे ना, तो दिस मीन यही 10% से इंक्रीज होके फ्यूचर के आ जाएंगे, और प्रमोशन फ्यूचर की 250 की सेपरेट रहेगी। अब हम शायद बजटेड P&L बना सकते हैं। ये मिटा दूं मैं? हाँ, ये मिटा दूं? बनाएं, ज़रा खुद से बनाएं आप लोग, बजटेड P&L बनाएं, सब कुछ कैलकुलेट हो गया। प्रॉफिट की फिगर दें मुझे, लॉस ना निकाल देना। वो सेपरेट है प्रमोशन, ठीक, वो आएगी ना बजट के अंदर, तो आएगी जी। क्या बनाने जा रहे हैं हम? कंपनी का नाम भी है शायद कोई, RS एंटरप्राइजेस। क्या बनाने जा रहे हैं? बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 30th नवंबर 20X9। इधर हमारे पास रुपीज़ आ गए, और हमारे पास क्या है जी, सेल्स है हमारे पास कितनी 6263,900। क्या ख्याल है? 62 लेस उसने क्या किया है, फॉर्मेट उसका फॉलो करें अगर, तो प्रोडक्शन कॉस्ट आ रही, क्या ख्याल है जीपी निकालेगा? क्या ख्याल है? सो लेस प्रोडक्शन कॉस्ट और उसमें सबसे पहले क्या है मटेरियल, व्हाट 2716,850 माइनस, उसके बाद लेबर 99,00, उसके बाद फिक्स्ड ओवरहेड कितने 264600, उसके बाद वेरिएबल ओवरहेड 49,351, उसके बाद प्रमोशन भी क्या ख्याल है कितना 250,000 ही था। उसके बाद जीपी निकाल दें, क्या ख्याल है? सेलिंग एंड एडमिन भी उसने जीपी निकाला हुआ है सेलिंग एडमिन से पहले। हाँ,
चलें इकट्ठी कर दो, खैर है सारी कॉस्ट इकट्ठी कर दो। क्या है सेलिंग एंड एडमिन कितनी है वो 800,000 है, उसको हमने कितने परसेंट से इंक्रीज करना है 10% से, तो इंटू 1.10 तो वो कितना आ जाएगा 880,000। तो देखिएगा कोई फिगर आनी चाहिए। 6655 प्रॉफिट कौन सा बजटेड प्रॉफिट। कुछ चीज़ समझ आई हो यहाँ तक? आप इसको ज़रा दोबारा से सारे को देखें और देखें क्या मसला है, मुझसे पूछें। क्या किया हमने, पहली 4 लाइनें पढ़ी तो हमने क्या किया, एक स्ट्रक्चर बना लिया कि 2 प्रोडक्ट हैं, एक की प्राइस 1 है x है, दूसरे की 1.6x है। उसके बाद हमने नीचे डेटा पढ़ा तो हमें पता चल गया ए के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं, बी के इतने यूनिट सेल हो रहे हैं। और फिर हम आगे गए तो उसने हमें जो है वो बता दिया कि बी के आगे 2 तरह के कस्टमर्स हैं। बी के 2 तरह के कस्टमर हैं, एक कारपोरेट कस्टमर है जिसको 20% सेल होती है और कुछ नॉर्मल कस्टमर्स हैं जिनको 80% सेल होती है। क्या ख्याल है? लेकिन एक कारपोरेट कस्टमर को 10% डिस्काउंट दिया जाता है, तो 10% डिस्काउंट दे के उनकी जो सेलिंग प्राइस बनती है वो बनती है कितनी 1.44x, और उनके यूनिट बनते हैं 720, और बी के यूनिट बनते हैं 2880 और प्राइस क्या है 1.6x। फिर हमें पता चला कंपनी प्रमोशन करने जा रही है, और प्रमोशन से ए की सेल जो है वो इंक्रीज़ होनी है, और इंक्रीज़ होके कितनी होनी है, ए की सेल प्रमोशन से कितनी इंक्रीज़ होनी है, ए की डिस्काउंट देने से डबल होनी है, तो हमने सेल उसकी निकाल ली ए के यूनिट। क्या कहला है? फिर पता चला बी की प्रमोशन से बी कारपोरेट नहीं अदर्स की इंक्रीज होनी 30% से, तो वो यूनिट निकाल लिए। मीन ए के यूनिट नहीं, हमें पहले जो 2 पैराग्राफ हैं उसमें से बी के यूनिट पता चल गए, और वहाँ से हमने सेलिंग प्राइस सारी निकाल ली। फिर उसने कहा जी कि आपके पास कैपेसिटी लिमिटेड है और बी की सेल इंक्रीज होगी तो ए सेक्रीफाइस होगा। तो बी के यूनिट हमें पता चल गए कितने कितने प्रोड्यूस करने हैं कारपोरेट के लिए और नॉर्मल के लिए। तो हमने कैपेसिटी के अकॉर्डिंगली देख लिया कि रिमेनिंग कैपेसिटी कितनी है और उसमें से ए कितना बन सकता है। तो पता चला जी ए कितना बन सकता है 2579 बन सकता है। क्या कहला? ये क्या थी रिमेनिंग कैपेसिटी, और ए का 1 यूनिट बनाने पे 5 आवर्स लगते हैं, तो इतने यूनिट बन सकते हैं। तो यहाँ से हमने यूनिट निकाल लिए और यहाँ से हमारा सेल बजट बन गया। ये औखा काम था, ये औखा काम था। आगे गए मटेरियल में, तो मटेरियल उसने बताया जी कि प्रोडक्ट ए और बी पे 2.4 kg लगता है, लग रहा है, और इतना वेस्ट भी होता है। तो हमने देखा वेस्ट से पहले ए के लिए कितना परचेज़ किया जाता है और बी के लिए कितना परचेज़ किया जाता है, क्यों हमने कॉस्ट निकालनी है। हमारा मेन काम क्या है? कॉस्ट निकालना। क्या कह रहा है? तो 2008 में इतना केजी ए के लिए मटेरियल बाय किया गया है, इतना बी के लिए बाय किया गया है, तो मिला के इतने केजी बाय किया गया है, और उसकी कॉस्ट P&L में आ रही है। तो पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनी? 100 पर केजी बनी। तो हमने कहा जी 2009 के हमें इतने इतने यूनिट बनाने हैं, ए के लिए पर यूनिट इतने केजी चाहिए होगा, बी के लिए इतने चाहिए होगा, तो टोटल हमें इतने चाहिए होगा। क्या ख्याल है? अगर इतनी बात होती तो हम क्या करते, 100 से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास कॉस्ट आ जाती। या अगर फ्यूचर की कॉस्ट बढ़ी हुई है, मीन 10% ज़्यादा है, तो 110 से मल्टीप्लाई करते कॉस्ट आ जाती। लेकिन उसने कहा नहीं, फ्यूचर की प्राइस है 110, लेकिन वो 1 मार्च से ऑनवर्ड है, उससे पहले नहीं। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ा, इसको डिवाइड करना पड़ा, 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ा कि 1 मार्च तक इसमें से कितनी हमने बाइंग करनी है। तो वो 100 के हिसाब से बाइंग करनी है। क्या ख्याल है? 1 मार्च के बाद हमने कितनी बाइंग करनी है,
वो 110 के हिसाब से बाइंग करनी है, तो दोनों को ऐड किया, तुम्हारे पास क्या आ गया, मटेरियल की बजटेड कॉस्ट आ गई। ये दो औखे पार्ट थे, बाकी आगे लेबर आसान काम था, ओवरहेड आसान काम था, सबसे सौखा काम था सेलिंग या फिक्स्ड ओवरहेड निकालना। क्या ख्याल है? ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का हो सकता है? ये क्वेश्चन 22 नंबर का आया था। इसको पेपर में करोगे तो आपका घंटा ले जाएगा ये। क्या ख्याल है? नहीं, प्रैक्टिस करके जाओगे तो 1 घंटा लेगा। होपफुली फ्यूचर में और भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस करेंगे आने वाले डेज में। अच्छा, हमारा ये जो बजटिंग का चैप्टर है ना, इसका नाम बजटिंग नहीं है, बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है। बजटिंग एंड फोरकास्टिंग है। फोरकास्टिंग, फ्यूचर की फोरकास्टिंग, थोड़ा सा मामूली सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है, नेक्स्ट क्लास में हम वो डिफरेंस कवर करेंगे और फोरकास्टिंग की कुछ बातें करेंगे। उसके बाद फिर आगे बजटिंग के क्वेश्चन ही है। फोरकास्टिंग, शायद क्यूएम में आपने कोई रिग्रेशन पढ़ा होगा, y = a + bx। हाँ, कल हम उसकी बातें करेंगे जिसके अकॉर्डिंगली फ्यूचर की फोरकास्टिंग होती है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।